दोस्तों, इंडिया ने अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को साउथ चाइना सी पे एज अ फ्री ट्रायल भेजा है। अभी जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है वो कमीशन नहीं हुआ है, अगले साल कमीशन होगा, बट फॉर ट्रायल पर्पस के लिए साउथ चाइना सी भेज दिया है, जो कि अपने आप में बहुत क्रूशल एक पोस्टिंग है या पोजीशन हो सकती है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, साउथ चाइना सी में वहाँ पर क्यों भेजा गया और इंडिया का वहाँ पर क्या रोल है, ये सब हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंडिया, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, अपने पूर्व की तरफ बात करते हैं, तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत कुछ बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है। अब ईस्ट में क्या है, देखिए, ईस्ट में है साउथ चाइना सी और एक है इंडिया पैसिफिक जोन। इंडिया पैसिफिक जोन क्या है, इंडो पैसिफिक जोन कह सकते हैं, कि जहाँ पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों मिलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और उसके पास में ही ऊपर आता है आपका साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के पास क्या है, चाइना है, चाइना के नीचे साउथ चाइना सी है, और उसके आसपास कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें आपका फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रूनी हो गया, इस तरह के छोटे छोटे कंट्रीज़, आसियान कंट्रीज़ जिसे कहते हैं, वो सब हैं। अब जो चाइना है, चाइना कहता है कि भाई ये जो इलाका है साउथ चाइना सी, वो पूरा का पूरा हमारा इलाका है। अब 2016 में एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी चाइना के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है, बोला कि भाई सब नहीं तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आपको 200 किलोमीटर तक ही आपकी रेंज है, जहाँ पर आपका कोस्ट ख़त्म होता है, वहाँ से अगर बात करेंगे 200 किलोमीटर तक आपकी रेंज है। उसके बाद या तो वो दूसरे कंट्री का इलाका शुरू हो जाता है या फिर वो फ्री एक स्पेस हो जाता है। लेकिन चाइना को लगता है कि चाइना, चूँकि चाइना का इतिहास रहा है, राजा महाराजा पुराने ज़माने में रहे, उन्होंने कभी इस इलाके में रूल किया होगा, तो चाइना उस क्लेम को लेते हुए ज़बरदस्ती कहता है कि 9-लाइन एक उनका एक सिस्टम है, उसके तहत लगभग पूरा साउथ चाइना सी कवर करता है। अब साउथ चाइना सी में कहानी यह है कि साउथ चाइना सी में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, वहाँ पर ट्रेड बहुत होती है, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ हैं। आसियान एक अपने आप में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एक ग्रुप है, तो जितना भी व्यापार हो रहा है ईस्ट में, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आसियान कंट्रीज़ अपना करती हैं, और वो सब साउथ चाइना सी के माध्यम से होता है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो लगभग $200 बिलियन का ट्रेड वहाँ पे होता है। अगर चाइना वहाँ पर डोमिनेट कर जाता है, अगर चाइना पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो समझिए कि $200 बिलियन का जो व्यापार इस समय इंडिया कर रही है वो दिक्कत में आ जाएगा। अब ये चीज़ कितनी खतरनाक है, आप इस बात को समझिए कि आज से 200 साल पहले एक देश हुआ था, छोटा देश था, जो अपनी मिलिट्री से ज़्यादा अपनी नेवी के बहुत फेमस था, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन की नेवी बहुत स्ट्रांग थी, यहाँ तक कि हिटलर भी उससे डरता था, उसकी नेवी से। और ब्रिटेन ने अपनी नेवी के दम पर पूरी दुनिया पर राज किया। चाइना तो फिर भी बहुत बड़ा है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं इसके पास। अगर चाइना ने वही सोचा हुआ है कि हम साउथ चाइना सी पहला स्टेप है, उसके बाद और बाकी जगह पर कंट्रोल कर लेंगे और एक मजबूत नेवी के माध्यम से पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया के लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। अभी देश आज़ाद हुआ है, अभी चलना शुरू किया है, और अगर ये सब फिर होता है तो इंडिया के लिए बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए इंडिया ने अमेरिका के साथ दिया, और अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने मिलकर एक वहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की कोशिश की है, मतलब वहाँ पे एक्टिवली चाइना को रोकने की कोशिश करने का प्लान तैयार किया है। इसी के तहत इंडिया ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को वहाँ भेजा है। आईएनएस विक्रांत इंडिया का बना हुआ पहला कैरियर समझ सकते हैं, फर्स्ट इंडिजीनियस कैरियर, मतलब लगभग 75% से ज़्यादा जो चीज़ें बनी हैं उस आईएनएस विक्रांत के अंदर, वो इंडिया ने बनाई है। अब आईएनएस विक्रांत को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये आईएनएस विक्रांत नाम का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर था जो 1971 के वॉर में जिसे पार्टिसिपेट किया था, वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद दूसरा जो बनाया गया उसको वही नाम दिया है, आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया है। तो इंडिया के पास फिलहाल लगभग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है आईएनएस विक्रांत। एक और बन रहा है जिसका नाम है आईएनएस विशाल। तो ये विशाल बहुत बड़ा है, इन दोनों से बड़ा होगा, और वो तो माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट कैरियर में होगा। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, इनके साथ क्या है कि
अगर किसी कंट्री के पास अगर एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसका अटैक जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पे आपका जहाज आ जाते हैं, पूरी एक समझ लीजिए पूरी बटालियन और एक मिलिट्री ब्रिगेड उस पर होती है, जहाज होंगे, छोटे हेलीकॉप्टर होंगे, और कहीं अगर आपको अटैक करना होगा तो आप पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जाइए और वहाँ पे जाके अटैक करना आसान हो जाता है। मान लीजिए अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लड़ाई होती है तो वैसे तो दूरी बहुत ज़्यादा है, तो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो इंडिया वाले वहाँ पर ले आके अपना जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर लेके जाएंगे और वहाँ से ही अटैक कर देंगे, जो कि बहुत पास पड़ेगा। तो पूरी जो लड़ाई होगी वो उनके इलाके में होगी, ना कि हमारे इलाके में होगी। वो एयरक्राफ्ट कैरियर आपकी लड़ाई को दूसरे इलाके में लेके चले आता है। प्रॉब्लम क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ? दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि महंगा पड़ता है, बहुत बहुत महंगा पड़ता है। ना सिर्फ बनाना महंगा है बल्कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जो होती है वो भी बिल्कुल हाई एंड होती है। हाई कहते हैं कि बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है इसके अंदर। स्टील बहुत हाई क्वालिटी की स्टील चाहिए होती है, और हर कंट्री की बस की बात नहीं है कि इस प्योर फॉर्म ऑफ स्टील बनाने की, जिससे कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर में लगती है, क्योंकि उस लेवल की स्टील बनाने के लिए, हाई क्वालिटी स्टील बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो स्टील बन पाती है। कोई कंट्री कितना ज़्यादा तरक्की कर रही है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो स्टील कितना बना पा रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यही एक पैमाना था कि कोई कंट्री स्टील कितना बनाती है, उससे अंदाज़ा लगता था कि भाई वो कंट्री कितना मिलिट्री वाइज डेवलप हो चुकी है। आज भी यही है कि सब कंट्री की बस की बात नहीं है कि इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की स्टील बना देना और उसको एयरक्राफ्ट कैरियर में यूज़ करना, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा स्टील चाहिए होती है। ना सिर्फ बनाने का खर्चा है बल्कि उसे ऑपरेशनल कॉस्ट भी होती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस देना पड़ता है, एक अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है। तो और रिटर्न, जब अब रिटर्न्स क्या है, अगर लड़ाई नहीं होगी तो कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए युद्ध चल रहा है और किसी तरह से खुदा ना खास्ता आपने बहुत ज़्यादा आपने डिफेंस मैकेनिज्म किया हुआ है, लेकिन बट एक बम आगे गिर ही जाए आपके ऊपर, एक मिसाइल गिर जाए एयरक्राफ्ट कैरियर पर, तो सिर्फ एक मिसाइल से ही पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो सकता है। यानी कि $1 बिलियन आपका जो पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ एक मिसाइल ख़त्म कर सकती है। तो ये भी एक मसला रहता है। फिलहाल फिर भी किसी भी कंट्री के पास आज के ज़माने में एयरक्राफ्ट कैरियर होना लाजमी है, अगर वो अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर रही है। तो इंडिया ने INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत और INS विशाल के साथ एक तरह से कहिए कि थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना शुरू किया है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जहाँ पर चाइना को ज़्यादा काउंटर कर सके। अब चाइना के साथ मसला क्या है कि साउथ चाइना सी में चलो इंडिया का $200 बिलियन तो लगा ही हुआ है, लेकिन चाइना का जिस तरह की हरकतें गलवान वगैरह में रही है और इंडिया के साथ उसके पंगे रहते हैं, इंडिया ने कुछ डिसाइड किया है कि चाइना को वो साउथ चाइना सी में घेरे की कोशिश करेगी। चाइना के संबंध जो हैं जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाहे फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे ब्रूनी हो, कंबोडिया हो, इनसे बहुत ख़राब हो रखे हैं साउथ चाइना सी के अंदर। इंडिया अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इन कंट्रीज़ के साथ अपना संबंध बना रहा है। अभी तक उतना ज़्यादा नहीं बनाया था, लेकिन अब कॉन्शियसली बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके। इंडिया अपना ब्रह्मोस दे रहा है, वहाँ पर वैक्सीन दे रहा है, ठीक है, बहुत सारा व्यापार कर रहा है, जो एक प्रेफरेंशियल एक व्यापार ट्रेड ट्रीटी होती है वो कर रहा है। तो इंडिया और आसियान कंट्रीज़ थोड़ा नज़दीक आ रहे हैं, थोड़ा पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और एक इंडिया इस तरह से चाइना को उसके ही घर में घेरने की कोशिश कर रहा है। वहाँ दूसरी तरफ अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ मिलकर इंडिया ने क्वाड बना दिया है इसके अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी हो चुके हैं जो रशिया से लिए गए थे, उसको उन्होंने अपडेट कर दिया है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने बना लिया है, बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दी ही वो भी आ जाएगा। तो उसके पास भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, इंडिया के पास भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। तो ये जंग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाली है और देखते ही क्या होता है। लेकिन इंडिया चाहे या ना चाहे, इस इंडिया को वहाँ पर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड लीडर आपको बनना है, अगर आपका अपना चाहते हो कि आपकी दुनिया में एक धाक हो, तो आपको फॉरेन पॉलिसीज़ पे, दुनिया की फॉरेन पॉलिसी पे अपना एक एक्टिव रोल प्ले करना ही होगा। होप करते हैं कि इंडिया की जो नेवी का जो बजट है, जो काफ़ी कम कर दिया गया था, उसको फिर से रिन्यू किया जाएगा, और ये जो खर्चे जो हैं, जो कि एक कहते हैं नेसेसरी एविल हैं, मतलब ये तो खर्चे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एज अ कंट्री इसको सुरक्षा के लिए ये सब खर्चा करना पड़ता है, तो उसको ठीक से खर्चा किया जाएगा। और इंडिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी नेसेसरी
कदम उठाने पड़ेंगे, उठाए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।